आपका टाइम है और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सीटेट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम थ्योरी सेट आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, साथ ही मॉक टेस्ट भी कराएंगे आपको और फुल डिटेल में आपको पूरा समझाएंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ बस समझना है आपको, क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो टोटली की टोटल समझ पर ही आधारित है। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि वो सीटेट हमसे पूछता क्या है, वो हमसे चाह क्या रहा है। बस हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इतनी सी बात अगर समझ आ जाती है तो सीटेट को क्लियर करना यूँ चुटकियों का खेल है। तो हम सब, क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें आपका जो पेडागोगी का पोर्शन है उसमें 75 प्रश्न आपके पेडागोगी से आते हैं और 75 जो प्रश्न होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट यानी कि सब्जेक्ट वाइज आते हैं। ठीक है, अगर आप पेडागोगी को क्लियर कर लेते हैं तो आपका 50% एग्ज़ाम तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है और बचता है आपका सब्जेक्ट वाइज। तो सीटेट में जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और आपका क्लियर। अब जब 50 और 50 कंप्लीट कर लोगे तो आप कितनी भी गलती करोगे तो कितनी गलती करोगे, तो हम आपका टारगेट लेकर चल रहे हैं 120 प्लस का टारगेट और गारंटी देते हैं कि आपका पक्का 120 प्लस का स्कोर जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका हिंदी में जो होते हैं आपके दो पैराग्राफ ही दिए होते हैं, तो उसी पैराग्राफ से ही आपके 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन मामूली से आपके विलोम शब्द हैं, अलंकार है, ऐसे कुछ थोड़े से संबंधित संधि वगैरह से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टोटल आपके हिंदी के 5-15 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट से होते हैं और फिर बाकी के 15 क्वेश्चन पेडागोगी के होते हैं। तो चलिए हम आज अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा ये पहले आपका दिया गया है, ये जो पैराग्राफ है वो दिया गया है। तो पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जिसमें लिखा है और इसमें 9 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में कि डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। डार्विन का क्या कहना है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। कमजोर धीरे धीरे नस्तनाबूद हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी ओर जो आपका ये आधार मानने से ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है कि अतः अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे। जबर आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया है, एक ऐसा अहूत खजाना का हिस्सा है जिसका एक छत्र मालिक नहीं है। यह विवेक एक दूसरे की तरह अनुभूति देता है, न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्ववर्ती विचारधारा में यह बोध व्यास दिखता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध नहीं उसके साथ चलना चाहिए। वह पोषक है, मनुष्य कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक है। यह दंभ की मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। पिछले 2 महायुद्धों में जो नस्तनाबूद हुआ है वह मनुष्य का यह एक मिथ्या दम्भ की सर्वश्रेष्ठ होने का यह उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किस सीमा तक पहुंच जाएगा। तो ये आपका पैराग्राफ है। अब इसी पैराग्राफ से संबंधित आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि नस्तनाभूत शब्द किस भाषा का है। जो नस्तनाभूत शब्द है वो किस भाषा का है। तो ये जो आपका नस्तनाभूत शब्द है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका फारसी हो गया, अरबी हो गया, तुर्की हो गया, अंग्रेजी हो गया। जब ये लोग आए और हमारे भारत में आके बस गए तो उनके साथ ही जो उनकी सभ्यता थी और उनकी जो बोली थी, उनकी जो भाषा थी, वो भी यहाँ पर कुछ कुछ रह गई। आज भी हम काफ़ी जगह पर देख सकते हैं पश्चिमी दक्षिणी जो सभ्यता है वो उनमें झलकती है। तो जो आपका जो नस्तनाबूत है वो फारसी शब्द है। साथ ही जैसे फारसी शब्दों में आप अफसोस ले सकते हो, आबरू ले सकते हो, आबरू यानी कि इज्जत, और आवारा ले सकते हो, आतिशवादी, दरबार, ये सभी जो शब्द हैं आपके फारसी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका
सेकंड क्वेश्चन है कि अमीर गरीब में कौन सा समास है, यानी कि अमीर और गरीब। तो इसलिए हमें क्या दिखा रहा है, एक विलोम शब्द टाइप दिखा रहा है। और विलोम शब्द कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जब कोई भी चीज एक दूसरे के विपरीत होगी तो उन दोनों में द्वंद्व होगा। द्वंद्व होगा तो ये कौन सा समास हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और द्वंद्व समास क्या है, तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। कर्मधारय समास क्या है, तो कर्मधारय समास वह है जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, वो आपके कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मैं आपको पढ़ाने की और जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड कि अकूत खजाना वाक्यांश में अकत शब्द है। जो अकूत खजाना जो वाक्यांश है उसमें जो अकत शब्द है वो क्या है। अकत शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा, तो ये जो आपका अकूत है ये आपका विशेषण है, यानी कि ये खजाना की विशेषता बता रहा है कि खजाना कैसा है, अकूत है। तो ये क्या होगी, जब कोई भी वाक्य में कोई शब्द होता है उसकी जब विशेषता बताई जाती है तो हम उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि निरीह का पर्याय है। निरीह का पर्याय क्या होता है, निरीह है क्या, तो निरीह जो है उसका मतलब होता है वेचारा। क्या होता है, वेचारा। ठीक है, तो निरीह का पर्यायवाची क्या हो गया, वेचारा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पांचवा आपका कि डार्विन का विचार किस जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो जो डार्विन का विचार है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, तो कैसा, तो ये जीव और प्रकृति के बीच लगातार संघर्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्विन का विचार ईसाई मत के है। तो जो डार्विन का विचार है वो ईसाई मत के कैसा है, तो विरुद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन कि वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए है। तो वैज्ञानिक जो धारणा है उसमें मनुष्य प्रकृति के लिए कैसा है, तो वो आपका एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। कैसा है, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है क्या, मनुष्य प्रकृति के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां कि भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। तो भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है, तो वह मनुष्य के सतत संघर्षरत है। तो उक्त धारणा जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वह मनुष्य के सतत संघर्षरत है। तो ये आपका कथन गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने क्या प्रकृति पर आधारित जमाया है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, या फिर 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, या फिर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो पैराग्राफ है वो पद से संबंधित है। तो पद से संबंधित जो पैराग्राफ है उसको हमें अच्छे से पढ़ना है और उसी से संबंधित हमें आंसर्स भी बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो पद है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंतर मन में छिपे अंकुर सा अपने भीतर ही पालूं, तब तक जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ न हो जाओ। पर फिर क्या लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के तार, हवा के थपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन को? क्या जमा सकोगी अपने पांव पृथ्वी पर मजबूती से? डर डर कर भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूँ अपने दम पर कि तुझे बीज की तरह ऊना पड़ेगा अपने बूते ही। तो ये आपका हो गया पद हो गया। अब इसी पद से संबंधित क्वेश्चन है जो हमसे पूछे गए हैं, हमें अब उनका आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें
कि अपने हिस्से की धूप, हवा और नमी पर हक जमाते अंतर्मन में कौन सी संधि है। तो इसमें जो अंतर्मन है, तो अंतर्मन में कौन सी संधि है, अंततः मन, यानी कि इसमें जो संधि रहेगी आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, अंतः मन। ठीक है, विसर्ग संधि क्या होती है तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन कि गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। तो ये गर्जन तर्जन है, इसमें जो आपका समास है द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास की हमने जो डेफिनेशन थी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताई है। आगे भी हम बता देते हैं कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों ही जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, जैसे स्वर प्राप्त, वाक्युक्त, देशभक्ति या जन्मार्थ, ये आपके तत्पुरुष समास हो जाते हैं। द्वंद्व समास में बराबर होते हैं, जैसे बाप बेटा या माता पिता, राजा रानी, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपके द्वंद्व समास में हो जाते हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 12वां क्वेश्चन आएगा। 12वां क्वेश्चन है कि धूप, हवा और नमी प्रतीक हैं। तो धूप और हवा किसके प्रतीक है, तो ये आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतीक है। किसकी है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतीक है धूप, हवा और नमी। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में बीज प्रतीक है। तो कविता में बीज किसका प्रतीक है, तो जो कविता में जो बीज का प्रतीक दिया है वो आपका स्त्री की अदम्य जिज्ञासा और उत्पादकता से है। तो बीज किससे, स्त्री से। ठीक है, आगे तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 14वां क्वेश्चन पर, जिसमें एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि जब तक कि तुम पेड़ न हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है। पेड़ हो जाना किसका सूचक है, तो माँ का बेटी के प्रति आश्वस्ति का, माँ का बेटी के प्रति उपेक्षा का, या करुणा का, या अधिकार का। तो जो माँ की बेटी के प्रति आश्वस्ति का है। ठीक है, तो जब तक तुम कि पेड़ ना हो जाओ, तो इसमें पेड़ हो जाना माँ का बेटी के प्रति आश्वस्ति का सूचक है। ठीक है, अब हम 15वां क्वेश्चन पर चलेंगे। 15वां क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता, जो आपकी कविता है वो किस पर आधारित है, वो हमें बताया गया है कि समाज का बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी, या फिर समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, या फिर समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, या फिर समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजती है। तो ये जो कविता है आपकी वो कैसी है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। अभी भी इतना आधुनिकता आ चुकी है, लेकिन जो कुछ लोगों की जो सोच है वो एकदम घटिया नुस्ख की जो बोलते हैं, वो सोच अभी भी नहीं बदली है। काफ़ी जगह मिल जाता है कि वो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस पर अगर चर्चा करने बैठे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आएगा आपका। 16वां है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। अब ये आपके जो क्वेश्चन है, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि 15% यानी कि 50% आपका जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज होता है, और 50% जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 50% क्वेश्चन, यानी कि ये हिंदी के 30 क्वेश्चन हो गए, तो इसमें से 15 क्वेश्चन जो थे वो आपके सब्जेक्ट वाइज हो गए। बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो आपके किससे होंगे, पेडागोगी से होंगे। तो इसमें हमारे जो 16वां क्वेश्चन है उसमें सीधे सीधे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो वह कौन सी भाषा है, तो वह द्वितीय भाषा है, क्योंकि जो हमारी पहली भाषा है वो मातृभाषा है। ठीक है, तो मातृभाषा कौन सी, कैसे पहली भाषा हो, क्योंकि जो मातृभाषा है वो बच्चा अपने घर से ही सीख कर आता है। जैसे हम घर में जो बोलते हैं, बच्चों को जो सिखाते हैं वो हमारी मातृभाषा हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अपने घर से सीख रहा है, तो वो प्रथम भाषा हो गई। फिर जब वही भाषा को जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो सेम घर, क्या जो स्कूल में भाषा यूज होती है क्या वही घर पर यूज होती है, नहीं।
तो जो स्कूल की जो भाषा हो जाती है वो द्वितीय भाषा हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे जब छात्र होता है और अध्यापक होता है, वो आपस में जो बातें करते हैं, क्या वो घर की तरह बातें करते नहीं, वो एक सभ्य तरीके से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो जो संसाधन प्रयोग करके भाषा निर्देश के साथ सूत्रधार के रूप में जो अपनी भूमिका निभाते हैं। और औपचारिक क्यों हो जाता है, क्योंकि वो स्कूल में सिखाई जा रही है, और जो घर पे स्कूल के बाहर जो शिक्षा बच्चे प्राप्त करते हैं वो आपकी अनौपचारिक हो जाती है। और एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपका औपचारिक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है आपका, 17वां है कि रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः है। जो रचनावादी उपागम है वो संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः है। तो यह मुख्यतः क्या है, अर्थफल देता है और उपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं, या फिर नियमों पर बल देता है और उपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान सीखा जाए या समझा जाए, या फिर नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, या फिर ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। तो रचनावादी क्या होगा, रचनावादी जो होता है वो कहते हैं कि बच्चों को रटाना नहीं है, हमें उन्हें समझाना है। जब हम कोई चीज़ बच्चों को बता रहे हैं तो हमें उन्हें समझाना है, उसका अर्थ बताना है कि इस चीज़ से क्या होता है, ये कैसे होता है, तो उसका अर्थ समझाना है, ना कि उसे रटाना है। वो अगर हम कोई भी चीज़ बच्चों को हूबहू उसको रटा दे तो बच्चा क्या समझा, कुछ नहीं समझा, वो बस एक रट्टू तोता की तरह किसी भी चीज़ को बस रट लेगा और वैसा ही हूबहू उतार आएगा। तो हमें समझाना है उन्हें। तो जो रचनावादी होता है उसमें होता है क्या है कि वो अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान ही सीख लिए जाए। जब बच्चे को हम अर्थ सहित समझाते हैं और बच्चा अर्थ सहित समझ जाता है तो वो नियमों को भी उसी टाइम सीख जाता है कि किस तरीके से ये कार्य कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको फुल डिटेल समझा दिया है, आपको समझ आया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुआ अच्छा लग रहा है और कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 18वां क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना है, यानी कि किस चीज के अंतर्गत, रचनात्मक उपागम में। तो हमने तो पहले क्वेश्चन में देख लिया है कि रचनात्मक में क्या होता है, हम अर्थफल देते हैं, उन्हें नियमों कोशिश करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो वो नियम है वो उसी टाइम सीख लें। और आदेश, यानी कि उन्हें आदेश दिया जा रहा है कि वो उसी टाइम पे वो सीधा सीधा करेंगे। वर्णनात्मक, हम उससे व्याख्या करके वर्णन करके समझा रहे हैं। संरचनात्मक उपागम, तो इसका जो क्वेश्चन है आपका 18वां, उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि किसके अंतर्गत, तो आदेशनात्मक उपागम के अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना है, यानी कि सीधे सीधे उन्हें आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे 19 पर। 19वां क्वेश्चन है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो 19वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या पूछा है कि जब आप किसी अभ्यास या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो ये इसे क्या कहेंगे, अभिग्रहण या अनुकूलन या मूल्यांकन या समीक्षा। अनुकूलन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा, यानी कि बच्चों के अनुकूल। जब हम किसी भी परिस्थिति को या किसी भी समस्या को बच्चों के अनुरूप हम जब उसे चेंज करते हैं, अनुरूप यानी कि बच्चों के अनुसार, तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाता है वो हो जाता है अनुकूल, जिसमें बच्चे अनुकूल हो, उन्हें प्रतिकूलता ना लगे, उसमें वो अच्छे से घुल मिल सके। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम बच्चों की आवश्यकता अनुसार जब कुछ परिवर्तन करते हैं तो उसे अनुकूल कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि योगात्मक आकलन क्या होता है। तो योगात्मक आकलन जो है वो आपका निदानात्मक और उपचारात्मक होता है, या फिर विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, या फिर शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकार करता है, या फिर शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन को
बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो योगात्मक आकलन क्या है? तो जो योगात्मक आकलन होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। छात्रों की विषय संबंधी कठिनाइयों, कमजोरियों को ज्ञात करना निदानात्मक परीक्षण का ही उद्देश्य होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है कि किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसकी समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? तो किस उपागम में? समग्र भाषा में, रचनावादी में, या संप्रेषणात्मक में, या व्यवहारवादी में? तो जो आपका समग्र भाषा यानी कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, आप समझ सकते हो, तो उसमें छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें फुल मार्क्स दिए जाते हैं क्योंकि उनकी हम भावनाओं को समझ पाते हैं कि बच्चा कहना क्या चाहता है। तो ऐसे ही इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसकी समग्र भाषा प्रयोग के लिए उसे अच्छे अंक दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? यानी कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पढ़ना, या बारीकी से पठन करना, या पाठ्य के बाहर जाना, या विश्लेषण करना? तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। इसमें दिया गया है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानते हैं या किसी चीज के बारे में खोज करते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक हम उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि दो उत्पादक भाषा कौशल में कौन कौन से शामिल हैं? दो उत्पादक, तो इसका जो आंसर रहेगा 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाचन और लेखन। ठीक है, वाचन मीन्स बोलना, लेखन मीन्स लिखना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 22-23 हो गया है, अब हम चलेंगे 24वां क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे सीखते हैं। यानी कि प्रथम भाषा कौन सी होती है? एक तरीके से तो मातृभाषा होती है, लेकिन ऑप्शन अलग है कि विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, या फिर बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, या फिर औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं या औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ऑप्शन बी कैसे होगा हम ये भी देख लेते हैं कि बिना विशेष प्रयास के, यानी कि जो छोटा बच्चा है वो कोई प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन वो घर में और अपने आस पड़ोस के जो व्यक्ति है, उसके मामा, चाचा, ताऊ और पापा, मम्मी, दादा, दादी जो भी हैं, उनके साथ रहते रहते ही वो उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करने लगता है, उनसे सीखने लगता है, वो कैसे बात करते हैं। तो ये कैसी भाषा सीख रहा है? वो अपने आस पड़ोस की भाषा ही सीख रहा है, और ये कैसी भाषा हो जाती है? तो प्रथम हो जाती है। लेकिन जब वो औपचारिक तरीके से कोई भाषा सीखेगा तो वो कहाँ पर? तो स्कूल में, और द्वितीय भाषा हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 25वां कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? तो स्वस्वर विज्ञान, या आकृति विज्ञान, या श्वानिकी विज्ञान, या फिर वाक्य विन्यास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो श्वानिकी हो जाएगा। क्या? श्वानिकी। तो श्वानिकी शब्द का जो उत्पाद और बोध है, इसका अर्थ क्या है? ध्वनि का उत्पाद और बोध। ठीक है, तो इस 25 का सी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये आपका इसका अंश नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रभाव को सम्मुन्न करता है? तो कौन सा उपागम है जो प्रभाव को
समुन्न करता है, कैसे समुद्र करता है, तो वो संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक या व्यवहारात्मक या समग्र भाषा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 27 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, आपका 28वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। तो कौन सा है जिसमें आपका अर्थ मतलब कि प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये आपके अर्थ आधारित नहीं आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है आपका कि अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। तो क्या सही है अधिगम योजना के बारे में, तो जो अध्यापक केंद्रित होना, जो अधिगम योजना बनती है कौन बनाता है, टीचर बनाता है। तो वो टीचर जब बनाता है तो वो किस पर केंद्रित है, तो वो आपका अध्यापक केंद्रित या बाल केंद्रित बनाता अध्यापक है, पर किसको ध्यान में रखकर, तो बाल केंद्रित को रखकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां कि गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपका त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तो ये आपकी हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर गौर जरूर करेंगे। थैंक्स।